गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे यू आर इकोकॉम डिजिटल क्लास। आपके वीडियो देखने के लिए, उसको लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ फ्यूल्स प्रिंसिपल। मतलब फ्यूल के प्रिंसिपल का जो लास्ट प्रिंसिपल्स बच गए थे, जिसमें EOS और IE मतलब आपका इक्विटी, ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, स्पिरिट, डी क्रॉप्स, ये आपका बच गया था। तो इसको आज पूरी तरीके से हम आपको सामने कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। शुरू करते हैं कि हम लोग अभी तक आपके फ्यूल के प्रिंसिपल्स के पहले प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, आपका रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर आपको हमने बता चुका था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में आपको आगे बढ़ेंगे हम EOS में। EOS में सबसे पहले हम अगर ले तो E मीन्स इक्विटी। इक्विटी एक्चुअली इस प्रिंसिपल्स का सबसे मेन मतलब ये है कि सारे जो एम्प्लॉय है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है, उसको एक मैनेजर अगर सही तरीके से और फेयरली ट्रीट करता है, इक्वली ट्रीट करता है, इक्विटी का मतलब इक्वली, इक्वलिटी, इक्वलिटी से ट्रीट करता है, तब वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा चलेगा और बहुत इफेक्टिव मैनर में चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई वर्कर है A और कोई वर्कर है B, तो मान लीजिए A जो वर्कर है और B जो वर्कर है, दोनों ने 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। इसने भी किया, इसने भी किया 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन। तो इस सेंस में क्या होता है कि दोनों को रेम्यूनरेशन मान लीजिए एक यूनिट का 5 रुपीज के हिसाब से मिलना चाहिए। 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹5। तो इसके हिसाब से इसको 500 का रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए और इसको भी 500 का रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। लेकिन इसके जो मैनेजर है, इसने ए को तो 500 रुपए दिया, लेकिन बी को इसने 500 की जगह सिर्फ 300 रुपए दिया। तो यहां पे ये ए और बी जो है एम्प्लॉय, इनका फेयर, ट्रू और इक्वली इन लोग को ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो प्रिंसिपल है वायलेट हो रहा है। इसका मतलब ये है, इक्विटी का मतलब फ्यूल के अनुसार हर एक एम्प्लॉय को हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से इक्वली ट्रीट करेंगे, फेयरली ट्रीट करेंगे, चाहे वो रेमनरेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो टाइम के माध्यम से हो, चाहे कोई भी हम लोग किसी भी फैक्टर या किसी भी पैरामीटर के अंदर बात करें, सबको फेयरली एंड इक्वली हमको ट्रीट करना है। ये था इक्विटी। इसके बाद ओ फॉर ऑर्डर। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऑर्डर क्या होता है? यहाँ पे ऑर्डर का मतलब आपका, अगर हम बात करें, देखिए आप इक्विटी, यहाँ पे अगर आप बात करें तो इक्विटी का, तो इक्विटी आप बहुत जगह पढ़े होंगे जो शेयर से रिलेटेड है, लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं है। इक्विटी का मतलब यहाँ पे इक्वलिटी होता है। इक्वलिटी, इक्विटी अपने अकाउंट से ही पढ़ा होगा, ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन यहाँ पे इक्विटी का मतलब इक्वलिटी था, इक्वलिटी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। अब आपके सामने आता है नेक्स्ट जो ओ है। ओ मीन्स ऑर्डर।
यहां पे ऑर्डर का मतलब एडवाइस नहीं होता है। हर समय ये जो वर्ड है, हो सकता है उसका मतलब उसका ओरिजिनल मीनिंग ना हो के कोई दूसरा मीनिंग हो। तो यहाँ पे ओ का मतलब ऑर्डर है, और ऑर्डर का मतलब यहाँ पे हम किसी एडवाइस की बात नहीं कर रहे हैं या कोई इंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है सिंपली हम जो भी बिजनेस में या जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में या तो मटेरियल है या तो पीपल है, उसको सही तरीके से सही जगह रखने के जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसी को इस प्रिंसिपल के थ्रू एनालाइज किया गया है, इसी प्रिंसिपल्स के थ्रू उसको बताया गया है कि ऑर्डर का मतलब यहाँ पे सही तरीके से, इन प्रॉपर फॉर्म। ऑर्डर मतलब इन प्रॉपर फॉर्म, इन प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म में। तो इसके लिए हम दो चीज की अगर बात करें आपके सामने, तो यहां पे हम अगर बात करें आपका मटेरियल ऑर्डर की, मटेरियल ऑर्डर, और एक बात करते हैं सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर, देखिए मटेरियल का मतलब है फिजिकल चीजें, जैसे आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी, मान लीजिए अकाउंट बुक रखे हैं, पेन रखे हैं, या फिर कोई भी टूल्स रखे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने बोला इन प्रॉपर फॉर्म, सही जगह पे सही चीज को रखने के प्रोसेस को ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल ऑर्डर का मतलब है कि ऑल द फिजिकल रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो भी हम लोग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, मेनली नॉन लिविंग थिंग्स इस्तेमाल करते हैं, उसको फिजिकल रिसोर्स कहते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर हम मटेरियल ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो वहां पे फिजिकल रिसोर्स की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल रिसोर्स के हिसाब से क्या होना चाहिए कि एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग शुड बी एट राइट प्लेस, right place, and right place be made for everything। माफ कीजिएगा जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एवरीथिंग। ये याद रखिएगा ये टर्म आप, कि एवरीथिंग शुड बी एट राइट प्लेस एंड राइट प्लेस बी मेड फॉर एवरीथिंग। मतलब सब चीजों को सही जगह पे रखना है, और सब चीज के लिए एक सही जगह बना होना चाहिए। जैसे बुक को रखने के लिए बुक शेल्फ होना चाहिए, फाइल्स को रखने के लिए फाइल का शेल्फ होना चाहिए, पेन को रखने के लिए पेन का स्टैंड होना चाहिए, टूल्स को रखने के लिए टूल्स का एक प्रॉपर अलग बॉक्स होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर टूल्स को जाके फाइल के शेल्फ में रख दे रहे हैं, और पेन पेंसिल को आप ले जाके कहीं और जगह रख दे रहे हैं, जहां पे मान लीजिए पेन स्टैंड की जगह किसी और जगह पर रख दे रहे हैं, तो वहां पे वो मटेरियल ऑर्डर सही से काम नहीं करेगा। मतलब जिस समय आपको वो सामान ढूंढने की जरूरत पड़ेगी उस समय आप नहीं ढूंढ पाएंगे, तो वहां पे मटेरियल ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। सेकंड इज सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का मतलब होता है सिंपली, सोशल ऑर्डर जो है आपका रिलेट करता है इससे, जैसे ये फिजिकल रिसोर्स से रिलेट करता है, ये आपका ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट करेगा। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेस से रिलेट करेगा। दो ही चीज के रिसोर्स होते हैं ना, एक फिजिकल रिसोर्स, एक ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, तो यहां पे देखिए जैसे एवरीथिंग शुड बी एट राइट प्लेस एंड राइट प्लेस बी मेड फॉर एवरीथिंग, तो वैसे ही उसका उल्टा है, एवरी, एवरी पर्सन
must be at appropriate place and appropriate place must made for every person. Means every person must be at appropriate place. अब एक अकाउंटेंट है, उसको अकाउंटेंट के जॉब पर ही हम रखेंगे, उसको किसी और डिपार्टमेंट में, सेलिंग डिपार्टमेंट में नहीं भेज देंगे। एक एडवर्टाइजिंग में एक्सपर्ट है तो उसको हम कैशियर की जगह पे नहीं बैठाएंगे। तो एवरी पर्सन मस्ट बी एट अप्रोप्रिएट प्लेस, मतलब उनके लिए एक सही जॉब होना चाहिए उस जगह, मतलब सही डिपार्टमेंट होना चाहिए। एंड अप्रोप्रिएट प्लेस मस्ट बी मेड फॉर एवरी पर्सन, मतलब उनके लिए अप्रोप्रिएट प्लेस क्रिएट करना चाहिए। एक्चुअली ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आप लोग सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग, कि कैसे सही लोग को सही जगह पे हम लोग रखते हैं, राइट पर्सन एट राइट जॉब। तो हर पर्सन के लिए एक सही प्लेस होना चाहिए और हर पर्सन को सही प्लेस पर रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, क्वालिफिकेशन एंड देयर स्किल्स। तो ये है आपका मटेरियल ऑर्डर विच इज रिलेटेड टू फिजिकल रिसोर्स, और दूसरा है आपका सोशल ऑर्डर रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। तो ऑर्डर का मतलब हो गया है सभी चीज को सब फॉर्म में, अच्छे फॉर्म में रखने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि आपका नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर के बाद आप लोग हो सकता है तो स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा क्योंकि बोर्ड के छोटे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे आपको। नेक्स्ट है आपका एस। देखिए एस में पहला जो एस था वो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट था, सेकंड था स्केलर चेन, एंड नेक्स्ट जो लास्ट एस है वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। कहीं कहीं किसी किसी बुक में टेन्योर की जगह ये पर्सनल वर्ड भी दिया रहता है। पर्सनल का मतलब इंप्लॉइज, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब इंप्लॉइज। हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, इंप्लॉइज मतलब एक इंप्लॉय को जब भी हम जॉब में अपॉइंट करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूल, तो पूरी तरीके से उसको एक स्टेबिलिटी देनी चाहिए। किस चीज का? एक टाइम ड्यूरेशन की। टेन्योर का मतलब टाइम ड्यूरेशन, टाइम, एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन उसको देना चाहिए जिस प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में वो अपने आप को प्रूफ कर सके कि वो कैपेबल है कि नहीं उस जॉब में। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी अकाउंटेंट को हायर कर रहे हैं, तो अगर उसको सिर्फ हम 15 डेज टाइम दे रहे हैं कि 15 डेज हम देखेंगे आपका, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि आप उस जॉब के लायक है कि नहीं, नहीं, कम से कम उसको 6 मंथ या 3 मंथ्स ऐसे टाइम देना चाहिए कि वो अपने आप को प्रूफ कर सके कि हम इस जॉब के लायक है कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं। जैसे एक टीचर को एक सेशन देना चाहिए बच्चों के रिजल्ट दिखाने के लिए कि ही और शी इज कैपेबल फॉर गिविंग रिजल्ट और नॉट। तो हर समय अगर इसको चेंजिंग करेंगे तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं एक बुरा असर डालेगा, जरूर से एक बुरा असर डालेगा। लोगों को लगेगा, जो अच्छे इंप्लॉयज होगा लोगों को लगेगा कि अरे ये तो हम लोग को हटा देते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे विश्वास करें। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन देना चाहिए हर एक एम्प्लॉय को, जिससे वो अपने कैपेबिलिटीज को पूरी तरीके से
प्रूफ कर सके, अपने स्किल को सही तरीके से प्रूफ कर सके। अब बढ़ते हैं हम लास्ट के दो प्रिंसिपल पे बेटा। जो आई था, आई आई का मतलब होता है इनिशिएटिव। आई का मतलब होता है आई, लास्ट वाला है आई, इनिशिएटिव। स्पेलिंग इसका ये है INITIATIVE। तो इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव आप लोग नॉर्मली भी सुने होंगे, हम इनिशिएट कर रहे हैं मतलब हम आगे आना चाहते हैं चीजों के लिए। तो वही अगर एक आपको टर्म बताए थे डिसेंट्रलाइजेशन, तो उसमें क्या कर रहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन में जो मैनेजर था वो इम्प्लॉयज को भी मौका दे रहा था कि वो भी डिसीजन ले सके, वो भी कोई काम दिखा सके। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इनिशिएटिव का मतलब हर एक मैनेजर को अपने इम्प्लॉयज को चांस देना चाहिए कि वो अपनी क्रिएटिविटी, अपने नॉलेज, अपने स्किल को ऑर्गेनाइजेशन में दिखाए। जिससे क्या होगा, जैसे मैनेजर के पास एक ही माइंड है, मैनेजर इज ओनली वन माइंड, बट एम्प्लॉयज मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो 10 लोग 10 तरीके का अगर थॉट लेके आएंगे, तो एम्प्लॉय जो है 10 लोग अगर 10 तरीके का थॉट लेकर आएंगे, तो एम्प्लॉयज पूरी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ के लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं। कैसे? 10 लोग 10 तरीके का आपका दिमाग लाएंगे, उसमें से किसी का आइडिया बहुत अच्छा लग गया, तो आप देख सकते हैं कि उस कंडीशन में वो जो बिजनेस है वहां पर मान लीजिए किसी चीज में रुकावट आ रही थी, किसी चीज में प्रॉब्लम आ रहा था, तो 10 इंप्लॉयज के इनिशिएटिव लेने की वजह से, मतलब इन 10 इनिशिएटिव्स को इंप्लॉयज को मौका देने की वजह से, ये 10 लोग जब अपना दिमाग लगाए तो वह सामने आए, तो वर्क को वो डिफरेंट तरीके से दिखा पाए, और उससे जो कंपनी है वो पूरे के पूरे जो प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं करंट, या जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें वो बेहतर करने के चांस पा सकते हैं। तो इनिशिएटिव का मतलब हर एम्प्लॉय को, मैनेजर को मौका देना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज भी अपना पूरी तरीके से क्रिएटिविटी, नॉलेज, फिर कोई भी डिसीजन हो, कोई भी आइडियाज हो, वो ऑर्गेनाइजेशन को दे सके। इनिशिएट करे एम्प्लॉयज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ई। आपका लास्ट पूरी तरीके से जो है वो लास्ट 14th प्रिंसिपल जो है आपका, लास्ट जो 14th प्रिंसिपल है दैट इज ई। ई का मतलब होता है स्पिरिट डी क्रॉप। स्पिरिट, ई फॉर स्पिरिट, डी कॉर्प्स, स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब क्या हो जाता है कि ये एक वर्ड है जो आपका दूसरे लैंग्वेज से लिया गया है। दूसरे लैंग्वेज का मतलब शायद ये किसी बाहरी लैंग्वेज से लिया गया है, जैसे आपका इक्विटी भी बाहरी लैंग्वेज से लिया गया है, तो स्पिरिट डी क्रॉस भी आपका बाहरी लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जैसे मैनेजर को अपने साथ साथ सारे इंप्लॉयज को भी, मैनेजर को अपने साथ साथ सारे इंप्लॉयज को भी इंक्लूड करना चाहिए, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन सही से चले। मैनेजर को आई वर्ड की जगह हमेशा वी वर्ड का यूज करना चाहिए, जिससे मैनेजर पूरी तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चला पाए। स्पिरिट डी क्रॉस मतलब यूनिटी स्ट्रेंथ। ये पूरी तरीके से एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने का एक माध्यम बता दिया है, जिससे कि आप यूनिटी से हर एक काम को करेंगे तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन एंड ग्रोथ जरूर होगा। तो ये आपका ये लास्ट प्रिंसिपल था, जो कि आई मतलब इनिशिएटिव, और ई मतलब स्पिरिट डी क्रॉप्स। स्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब यूनिटी स्ट्रेंथ होता है, और जिसमें मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज के को लेकर साथ साथ सारे काम को करना चाहिए, और मैनेजर को आई वर्ड के जगह
हमेशा हमेशा से वी वर्ड का यूज करना चाहिए कि हम लोग मिलके कर सकते हैं, हम ही नहीं कर सकते, हम लोग मिलके कर सकते हैं। तो ये था आपका 14 प्रिंसिपल बेटा, जो हमने खत्म कर दिया है। आपको अब नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो हम कुछ दिन बाद बताएंगे। कुछ दिन इंतजार नहीं करवाएंगे बहुत दिन आप लोग को, लेकिन कुछ दिन बाद आपको एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे हम अब उसको आपको पहले से थोड़ा सा इन शॉर्ट में आपको बता देंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, ये 14 प्रिंसिपल जरूर पढ़िएगा। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, कुछ बोलना है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। टिल देन बहुत अच्छे से रहिए। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आई वांट योर सपोर्ट। तो इसके लिए आप पढ़ते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए।